की हिस्ट्री की पढ़ाई करने जा रहे हैं और हिस्ट्री में जो आपका चैप्टर नंबर 2 है समाजवाद एवं साम्यवाद, इसी की पार्ट नंबर 2 आज हम दूसरे पार्ट की पढ़ाई करेंगे। पार्ट 1 हम लोग क्या पढ़े थे? पार्ट 1 में समाजवाद का विकास कैसे हुआ, उदय क्या कैसे हुआ, उसका कितना भाग में बांटा गया। जैसे समाजवाद को 2 भाग में बांटे थे ना, एक को बोले थे आरंभिक समाजवादी, कार्ल मार्क्स से पहले का समाजवादी जिसको यूटोपियन समाजवादी भी बोलते हैं, और दूसरा था कार्ल मार्क्स के बाद का समाजवादी। तो आज कार्ल मार्क्स के पहले के समाजवादी को डिटेल से जानेंगे। ठीक है, पिछले पार्ट में हम लोग समाजवाद का विकास कैसे हुआ, जन्म कैसे हुआ वो जाने और उसका प्रकार जाने, कितने भागों में बांटा गया, ठीक ना। लेकिन आज उसी प्रकार को एक प्रकार जो है यूटोपियन समाजवादी जिसको बोलते हैं, कभी कभी लिखा है स्वप्नदर्शी समाजवादी, ठीक ना, इसी को हम लोग थोड़ा सा डिटेल से जानेंगे। और अगले पार्ट नंबर 3 में जैसे कार्ल मार्क्स से पहले का हो गया ना, पार्ट नंबर 3 में हम क्या जानेंगे? कार्ल मार्क्स के बारे में जानेंगे, कार्ल मार्क्स और उनका जो विचार था वो जानेंगे। आया समझे ना? तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले करना क्या होता है कि आपको इसमें स्क्रीनशॉट ले लेना होता है। तो जल्दी से आप क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप क्या करो, इसको कॉपी में लिख करके नोट्स अपना तैयार कर लो, ठीक ना। और अगर आप पार्ट बाय पार्ट अगर आप हर एक वीडियो को देखते हो और हर एक वीडियो को देख करके क्या करते हो, अपना कॉपी में लिख लेते हो, नोट्स बना लेते हो, तो मेरा दावा है ना कि आपको बहुत ही अच्छा नोट्स बनकर तैयार हो जाएगा। आप किसी भी कोचिंग से कंपेयर करोगे तो आपका जो नोट्स होगा वो अच्छा ही होगा। किसी भी कोचिंग से कंपेयर करोगे आपका नोट्स उनसे अच्छा हो जाएगा, यह मेरा दावा है, ठीक है। तीसरे बोल रहे हैं कि आप हर एक पार्ट का क्या कीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हर एक पार्ट का स्क्रीनशॉट लेने के बाद उसको कॉपी में लिख लीजिएगा। सभी सब्जेक्ट का इसी तरह से आपको क्या मिलता है, नोट्स मिल जाता है बोर्ड पे, ठीक है। चलिए अब इसको शुरू करते हैं। आपको उम्मीद है कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो पिछले पार्ट हम लोग ये पढ़ चुके थे, यूटोपियन समाजवादी को पिछले पार्ट में पढ़ चुके थे, लेकिन उसमें बस थोड़ा सा मुझे जाने थे, है ना। और पिछले पार्ट में हम लोग ये भी जानते हैं कि यूटोपियन समाजवादी जिसको बोलते हैं आरंभिक समाजवादी, और उसके बाद कार्ल मार्क्स के बाद का समाजवादी जिसको साम्यवादी बोलते हैं, दोनों में क्या अंतर है बताया था ना कि जब दोनों में अंतर बोलेगा तो दोनों में पॉइंट जो लिखा हुआ है, 2 पॉइंट है ना, दोनों पॉइंट को क्या करना, आपको लिख लेना। पूछा समानता क्या है, तो समानता भी बताई थी आपको कैसे लिखना है कि दोनों का समानता यही था कि दोनों का एक ही उद्देश्य था कि श्रमिकों को क्या करे, स्थिति में सुधार लाए, श्रमिकों की स्थिति में सुधार करना ही क्या था, दोनों का मकसद था, यही समानता है ना। और अंतर क्या था वो बता दिए थे, बताया नहीं बताते हैं। तो चलिए आज हम पहला पार्ट का जो पहला टॉपिक था यूटोपियन समाजवादी, उसको हम शुरू करते हैं। यूटोपियन समाजवादी किनको बोलते हैं? यूटोपियन समाजवादी किनको बोलते हैं? कार्ल मार्क्स के पहले के समाजवादी को। पहले ही बताया था, कार्ल मार्क्स के पहले के समाजवादी को क्या बोलते हैं? यूटोपियन समाजवादी, आरंभिक समाजवादी, आदर्शवादी समाजवादी, स्वप्नदर्शी समाजवादी, इतना सारा नाम है, नाम याद होगा। कार्ल मार्क्स के पहले के समाजवादियों को यूटोपियन समाजवादी, स्वप्नदर्शी समाजवादी, आरंभिक समाजवादी, आदर्शवादी समाजवादी कहा जाता है। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है, इनको आरंभिक समाजवादी बोलते हैं, आदर्शवादी समाजवादी बोलते हैं, कार्ल मार्क्स के पहले का समाजवादी बोलते हैं, यूटोपियन समाजवादी बोलते हैं, स्वप्नदर्शी समाजवादी भी बोलते हैं, इतना सारा नाम है, ठीक है। कह रहा है कि अधिकतर ये श्रेणी में, इस कैटेगरी में जितने भी मतलब समाजवादी है ना, ज्यादातर फ्रांस के हैं। कहाँ के हैं? ज्यादातर फ्रांस के समाजवादी है। मतलब इसमें जितने भी समाजवादी हैं ज्यादातर कहाँ के हैं? फ्रांस के हैं। मतलब अधिकतर यूटोपियन समाजवादी कहाँ के हैं? फ्रांस के हैं, ठीक ना। जो क्या चाहते थे, तो चाहते थे क्या कि क्रांति के बदले शांतिपूर्ण परिवर्तन हो, ठीक ना। जो यूटोपियन समाजवादी थे वो क्रांति नहीं चाहते थे कि मजदूरों की स्थिति में सुधार आवे, श्रमिकों की स्थिति में सुधार आवे, लेकिन ये क्रांति नहीं चाहते थे, ये शांतिपूर्ण तरीके से चाहते थे। कौन? यूटोपियन समाजवादी। और जो कार्ल मार्क्स के बाद के समाजवादी थे वो क्या चाहते थे? क्रांति चाहते थे, ठीक ना। वो क्या चाहते थे? क्रांति। ठीक है, एक मानना था कि वर्ग संघर्ष के बदले क्या हो, वर्ग समन्वय, मतलब वर्ग संघर्ष के बदले में वर्ग समन्वय की बात करते थे। कौन? यूटोपियन समाजवादी। याद हुआ? वर्ग संघर्ष के बदले किसकी बात क्या करते थे? वर्ग समन्वय की। मतलब यहाँ पर क्रांति की बात नहीं करते थे, क्या बात करते थे ये? तो शांतिपूर्ण तरीके से परिवर्तन लाने की। आया समझ में? आगे क्या कर रहा है, जैसे एक फ्रांसीसी विचारक है जिनका नाम है सेंट साइमन। पूछा जाएगा सेंट साइमन कहाँ के थे? फ्रांस के थे, है ना। इनका क्या मानना था कि लोग परस्पर शोषण करने की बजाय मिलजुल कर संसाधनों का उपयोग करें। मतलब लोग क्या करें, एक दूसरे का शोषण ना करें, सब लोग मिलजुल करके क्या करें, संसाधनों का उपयोग करें और सब मिलकर तरक्की करें, सब मिलकर आगे बढ़े। जैसे क्या था, पहले पूंजीपति लोग क्या करते थे? पूंजीपति लोग अकेले ही संसाधनों का उपयोग करते थे ना। पूंजीपति लोग अकेले संसाधनों का उपयोग करते थे और सब मुनाफा कौन रख लेते थे? पूंजीपति लोग। और श्रमिकों को मुनाफा मिलता था? नहीं मिलता था, श्रमिकों को मुनाफा नहीं मिलता था। तो यही इनका कहना था कि लोग क्या करें, एक दूसरे का शोषण ना करें, मतलब पूंजीपति लोग श्रमिकों का शोषण ना करें, बल्कि क्या करें, सब मिलकर तरक्की करें, सब मिलकर जो भी संसाधन है संसाधनों का उपयोग करें। ये इनका मानना था सेंट साइमन का, ठीक है। कह रहा है कि समाज को क्या करना चाहिए, निर्धन वर्ग के उत्थान के लिए काम करना चाहिए। मतलब जो गरीब वर्ग है, जो निचले वर्ग है, निचले तबके के लोग जो आते हैं, उनके उन्नति के लिए काम करना चाहिए समाज को। आया समझना, ये इनका मानना था, ठीक है।
इसमें आपको यही सीखना है, ये पूरा चीज में आपको वही बताएंगे कि कौन से व्यक्ति का क्या मानना था, किस समाजवादी का क्या विचार था। ये क्वेश्चन भी पूछा जाएगा कि यूटोपियन समाजवादी के विचारों को लिखे। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, यूटोपियन समाजवादी के विचारों को लिखे। तो एक समाजवादी का विचार है ना, ऊपर जो बताया ये कॉमन विचार है, सब कोई कॉमन विचार है। कॉमन विचार यही था कि सब लोग क्या चाहते थे, क्रांति के बदले शांतिपूर्ण परिवर्तन चाहते थे, ये ना, क्रांति के बदले क्या चाहते थे, शांतिपूर्ण परिवर्तन। वर्ग संघर्ष की नहीं बल्कि वर्ग समन्वय की बात करते थे, है ना, वर्ग संघर्ष की नहीं बल्कि वर्ग समन्वय की बात करते थे। ये कॉमन विचार था सबका। अब बारी बारी से 2-3 समाजवादियों का हम लोग विचार करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं फ्रांसीसी एक समाजवादी है जिनका नाम है सेंट साइमन, है ना। सेंट साइमन का क्या मानना था, सेंट साइमन का मानना था कि जो समाज में जितने भी लोग हैं एक दूसरे का शोषण ना करें। जैसे पूंजीपति वर्ग किसका शोषण करते थे, श्रमिक वर्ग का। पूंजीपति वर्ग किसका शोषण क्या करते थे, श्रमिक वर्ग का। लोग पिछले बार में देखे थे ना, तो पूंजीपति वर्ग जो श्रमिक वर्ग का शोषण करते थे वो शोषण ना हो, ठीक ना। सब लोग मिलकर संसाधनों का उपयोग करें, सब लोग मिलकर तरक्की करें, सभी का समाज में क्या हो, कल्याण हो। ये इनका मानना था, ठीक है, सेंट साइमन का। समझ आया सेंट साइमन का क्या मानना था। और यह भी इनका मानना था कि जो समाज है ना उनको गरीब परिवारों के उन्नति के लिए काम करना चाहिए। मतलब कोई समाज है जिसमें कुछ लोग गरीब है तो समाज को क्या कर्तव्य होना चाहिए कि जो गरीब है उनको भी साथ में लेकर बढ़े, है ना, उनके लिए भी काम किया जाए। आया समझे ना, ये इनका मानना था सेंट साइमन का। अरे कौन विचार का, देखिए पहला विचार का हम लोग पढ़ लिया, पहला विचार का पढ़ लिया ना, क्या क्या विचार था। एक और विचार, आप चाहो तो इसको पॉइंट बाय पॉइंट कर सकते हो। कैसे, तो इसको पहला पॉइंट इसमें लिख सकते हो, दूसरा पॉइंट बाय पॉइंट भी करके लिख सकते हो, कोई दिक्कत। चलिए एक और विचारक है जिनका नाम है चार्ल्स फॉरियर, ये भी फ्रांस के है, चार्ल्स फॉरियर। इनका क्या मानना था, इनका मानना था कि श्रमिक जो है उनको छोटे छोटे नगर अपने कस्बों में काम करना चाहिए। अब पता नहीं क्यों ऐसा इनका मानना था, लेकिन मानना था। चार्ल्स फॉरियर का क्या मानना था कि जो श्रमिक है ना उनको बड़े बड़े नगरों में नहीं जाना चाहिए, बड़े बड़े महानगरों में नहीं जाना चाहिए, उनको छोटे छोटे जो नगर हो गया, कस्बा हो गया, वहीं पर उनको क्या करना चाहिए, काम करना चाहिए। किनका मानना था ये, चार्ल्स फॉरियर का। याद हो गया। तो कोई पूछेगा कि चार्ल्स फॉरियर का क्या मानना था, तो क्या बोलेगा, चार्ल्स फॉरियर का मानना था कि श्रमिक लोगों को छोटे छोटे नगरों में, छोटे छोटे कस्बों में, छोटे छोटे स्थानों पर जाकर क्या करना चाहिए, काम करना चाहिए, ताकि वहां पर उनका शोषण ना हो। आया समझना, छोटे नगरों में छोटे स्थान पर उनका शोषण क्या होगा, नहीं होगा। आया। चलिए आगे एक और फ्रांसीसी समाजवादी है जिनका नाम है लुई ब्लांक। क्या नाम है, लुई ब्लांक। इनका मानना क्या था कि आर्थिक सुधार को प्रभावकारी बनाने के लिए सबसे पहले क्या जरूरी है, राजनीतिक सुधार। सबसे पहले क्या जरूरी है, राजनीतिक सुधार। ध्यान से सुनिए, लुई ब्लांक एक फ्रांसीसी समाजवादी है, फ्रांस के समाजवादी है, यूटोपियन समाजवादी है, जिनका मानना था, क्या मानना था कि अगर आर्थिक सुधार आप करना चाहते हो तो उससे पहले क्या करना होगा, उससे पहले राजनीतिक सुधार करना होगा। ये किनका मानना था, लुई ब्लांक का। याद हो गया। लुई ब्लांक का क्या मानना था कि आर्थिक सुधार करने से पहले राजनीतिक सुधार करना जरूरी है, इसलिए राजनीति में भाग लिया। ये भी पूछा जाता है कि कौन ऐसा समाजवादी है जिसने राजनीति में भाग लिया, तो लुई ब्लांक ही एकमात्र ऐसे यूटोपियन समाजवादी है जो राजनीति में भाग लिया, और कोई नहीं लिया था भाग इसमें। इतना में कोई भाग नहीं लिया था राजनीति में, बस राजनीति में भाग लेने वाला कौन था, लुई ब्लांक। याद हुआ। अब क्यों राजनीति में भाग लिया, तो क्योंकि इनका मानना था, क्या मानना था कि आर्थिक सुधार करना चाहते हैं तो उससे पहले क्या जरूरी है, राजनीतिक सुधार। और जब तक हम राजनीति में जाएंगे नहीं तब तक राजनीतिक सुधार होगा नहीं, इसलिए क्या किया, राजनीति में भाग लिया। आगे था समझ में, कोई दिक्कत। इसके बाद एक और यूटोपियन समाजवादी है जो फ्रांस के नहीं, कहाँ के, इंग्लैंड के है। उनका क्या नाम है, उनका नाम है रॉबर्ट ओवेन। क्या नाम है, ओ यहाँ पर लिखे नहीं, ब्रिटिश उद्योगपति थे, यहाँ पर नाम लिखना भूल गए, देखिए नाम हम यहाँ पर लिखते हैं। क्या नाम का, रॉबर्ट ओवेन, रॉबर्ट ओवेन, ठीक ना, रॉबर्ट ओवेन नाम पर छूट गया था गलती से। तो एक और ब्रिटिश उद्योगपति है जिनका नाम है रॉबर्ट ओवेन, वो क्या है, यूरोपियन समाजवादी वो भी थे, ठीक है। ये क्या किए कि ये स्कॉटलैंड के न्यू लुनार जगह पर क्या किए, फैक्ट्री लगा, और फैक्ट्री में श्रमिकों को सभी सुविधाएं प्रदान किए, जो जो सुविधा उनको मिलना चाहिए सब सुविधाएं प्रदान किए। कौन, रॉबर्ट ओवेन। नहीं दिखाई देगा तो उसे जूम कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट जो लीजिएगा ना उसको जूम कर लीजिएगा, दिखाई देगा। अरे तो बोल रहे हैं ना, बस लिख लीजिएगा रॉबर्ट ओवेन यहाँ पर, उद्योगपति के बगल में। तो एक और उद्योगपति थे, ब्रिटिश उद्योगपति थे, ये फ्रांस के थे, ये इंग्लैंड के थे, है ना। इनका नाम है रॉबर्ट ओवेन, ठीक है। ये क्या किया, स्कॉटलैंड एक जगह है, उसी के जगह पर न्यू लुनार एक जगह है, वहां पर एक फैक्ट्री लगा, और फैक्ट्री में श्रमिकों को सभी सुविधाएं प्रदान किए। इससे हुआ कि इनको मुनाफा बढ़ गया, इनका मुनाफा क्या हो गया, बढ़ गया। इनका मानना था कि संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक श्रमिक है, ठीक है। आया समझ है। वहां पर क्या लिख लीजिएगा, रॉबर्ट ओवेन, क्या लिखते हैं, रॉबर्ट ओवेन, कोई दिक्कत। तो यही था यूटोपियन समाजवादी का विचार, समझ आया, कोई दिक्कत। अब एक बार फिर से डाल लेते हैं यूटोपियन समाजवादी का क्या क्या विचार था। तो यूटोपियन समाजवादी किनको बोलते हैं, तो कार्ल मार्क्स के पहले के समाजवादी जो थे
कार्ल मार्क्स के पहले के जो समाजवादी थे, है ना, जिनको यूटोपियन समाजवादी बोला जाता है, स्वप्नदर्शी समाजवादी बोला जाता है, आदर्शवादी समाजवादी बोला जाता है, आरंभिक समाजवादी बोला जाता है। इतना याद हुआ? कार्ल मार्क्स के पहले के समाजवादी को क्या बोलते हैं? चाचा नाम उनका याद हुआ? कोई दिक्कत? अभी क्या बात करते हैं कि ये जो समाजवादी थे ये वर्ग संघर्ष की नहीं बल्कि वर्ग समन्वय की बात करते थे। वर्ग समन्वय की बात करते थे ना, वर्ग संघर्ष की बात नहीं करते थे। तो वर्ग संघर्ष के बदले में किसकी बात करते थे? वर्ग समन्वय की। ये ना वर्ग संघर्ष की नहीं बल्कि वर्ग समन्वय की बात करते थे। ये क्रांति की नहीं बल्कि शांति की बात करते थे। क्रांति की नहीं किसकी बात करते थे? शांति की। मतलब शांति पूर्वक ये क्या करना चाहते थे? समाज में सुधार लाना चाहते थे, श्रमिकों की स्थिति में सुधार लाना चाहते थे। कौन? यूरोपियन समाजवादी, है ना। तो इसी में बहुत सारे समाजवादी हैं। ज्यादातर समाजवादी कहाँ के हैं? फ्रांस के। ज्यादातर समाजवादी कहाँ के हैं? फ्रांस के। तो बारी बारी से उनका विचार करेंगे, बारी बारी से उनका विचार करेंगे। अब जो हम बोल रहे हैं वो लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये भी लिख लीजिएगा कि बहुत सारे इसका जो समाजवादी है वो फ्रांसीसी समाजवादी है और बारी बारी से हम उनके विचारों को जानेंगे। अब पहला नंबर टॉपिक लीजिएगा, पहला, फिर ना पहला पॉइंट लीजिएगा क्या? तो फ्रांसीसी विचार थे सेठ साइमन। कौन थे? सेठ साइमन। इनका मानना था कि समाज में जितने भी लोग हैं एक दूसरे का शोषण ना करें। समाज में जितने भी लोग हैं, कोई बहुत अमीर होगा, कोई गरीब भी होगा, कोई बहुत मजबूत होगा, कोई कमजोर भी होगा, नहीं। तो वहां पर क्या होना चाहिए कि कोई भी किसी का शोषण ना करे, सब लोग मिलकर संसाधनों का उपयोग करें। जितने भी संसाधन हमारे पास है उसका सब लोग मिलकर उपयोग करें, सब लोग मिलकर तरक्की करें, नहीं। इससे समाज का भला होगा, सभी का भला होगा, सभी पूरे समाज का विकास होगा। यही इनका मानना था, ठीक है। और इनका क्या मानना था कि अगर समाज में कोई निर्धन परिवार है तो समाज को क्या चाहिए कि उसको भी बढ़ाए, उसको भी उन्नति करने के लिए काम करे, ताकि उसका भी उन्नति हो, उसका भी उत्थान हो, उत्थान माने उन्नति करे। कोई दिक्कत? तो ये पहले विचारक थे, सेठ साइमन, उनका मानना था। इसके बाद एक और विचारक है चार्ल्स फॉरियर। कौन है? चार्ल्स फॉरियर। पॉइंट नंबर इसको 2 बना सकते हैं आप। चार्ल्स फॉरियर का मानना था कि जो भी श्रमिक है उनको छोटे छोटे नगर अथवा कस्बों में क्या करना चाहिए? काम करना चाहिए। छोटे छोटे नगर या कस्बों में काम करना चाहिए, ठीक है। इसके बाद तीसरा विचारक है, तीसरा विचारक का क्या नाम है आपका? लुई ब्लाम। क्या नाम है? लुई ब्लाम। लुई ब्लाम का क्या मानना था कि आर्थिक सुधार करने से पहले क्या सबसे ज्यादा जरूरी है? राजनीतिक सुधार करना। आर्थिक सुधार करने से पहले ज्यादा जरूरी क्या है? राजनीतिक सुधार करना। इसलिए इन्होंने राजनीति में भाग लिया। ये आप लिख सकते हो, इसलिए इन्होंने क्या किया? राजनीति में भाग लिया। इसके बाद एक और समाजवादी है जिनका नाम है रॉबर्ट ओवेन। जो यहाँ पर नाम छूट गया है तो सबको गंदा दिख रहा होगा, इसलिए इसको यहाँ पर साफ से लिखिए। रॉबर्ट ओवेन जो इंग्लैंड के बहुत जाने माने उद्योगपति थे। उद्योगपति समझ आता है ना, कोई फैक्ट्री का मालिक, है ना, इंडस्ट्रियलिस्ट, ठीक है। तो रॉबर्ट ओवेन जो है इंग्लैंड के बहुत बड़े उद्योगपति थे, ठीक है। ये क्या किए? तो स्कॉटलैंड के न्यू लुनार जगह पर क्या किए? ये अपना एक कारखाना लगा। उस कारखाना में श्रमिकों के सभी सुविधाएं प्रदान किए, रहने का व्यवस्था कर दिए, खाने का व्यवस्था कर दिए, मतलब अच्छा भोजन देना शुरू किए, आवास दिए, घर दिए, रहने का व्यवस्था किए, चिकित्सा, शिक्षा, ये सब का व्यवस्था किए। साथ में उचित मजदूरी भी दिए, मजदूरी भी बहुत ही अच्छा दिए, जो मजदूरी मिलना चाहिए वो मजदूरी भी दिए। इससे हुआ क्या कि तो मुनाफा क्या हो गया? बढ़ गया। मुनाफा कम होने के बजाय और क्या हो गया? बढ़ गया। तो इनसे ये निष्कर्ष निकाले, इससे ये अनुभव किए कि जो संतुष्ट श्रमिक है ना वही वास्तविक श्रमिक होता है। जो संतुष्ट श्रमिक है वही वास्तविक श्रमिक है। ये किनका विचार था? रॉबर्ट ओवेन का। किनका विचार था ये? रॉबर्ट ओवेन का। यही था यूटोपियन समाजवादी। समझ आ गया? कोई दिक्कत? कौन कौन से समाजवादी किसका नाम याद हुआ ना? पहले नाम याद रखना है, सेंट साइमन, लुई ब्लाम, चार्ल्स फॉरियर, है ना, रॉबर्ट ओवेन। याद रहेगा ना? याद रहेगा ना? चारों का क्या क्या विचार था? याद हुआ? याद हुआ ना चारों विचार? सेंट साइमन का क्या विचार था? याद है? चार्ल्स फॉरियर का क्या विचार है? याद है? चार्ल्स फॉरियर का यह विचार था कि श्रमिकों को क्या छोटे छोटे नगर या कस्बों में काम करना चाहिए। लुई ब्लाम का क्या विचार था कि आर्थिक सुधार के पहले क्या होना चाहिए? राजनीतिक सुधार। और रॉबर्ट ओवेन क्या काम किया तो बताई दे कि फैक्ट्री लगा दी जाकर स्कॉटलैंड के न्यू लुनार में। इनका विचार था कि जो संतुष्ट श्रमिक है वही वास्तविक श्रमिक है, नहीं। इससे श्रमिकों की सारी सुविधा प्रदान की, नहीं। तो कोई दिक्कत? तो ये था आपका यूटोपियन समाजवादी। अब अगला क्वेश्चन है कि साम्यवाद जो है एक नई आर्थिक व्यवस्था थी, कैसे? जो ये साम्यवाद है एक नई आर्थिक व्यवस्था थी, कैसे? इससे पहले रूस के पहले साम्यवादी व्यवस्था कहीं नहीं था। सबसे पहले साम्यवाद कहां पर आया? रूस में। कहां पर? रूस में आया साम्यवादी व्यवस्था। वहां पर रूस में एक क्रांति हुआ था, रूस की क्रांति, वो इसी लेसन में लोग जानेंगे, इसी लेसन जानेंगे, लेकिन आगे के पार्ट में, है ना। रूस में जो क्रांति हुआ ना वो इसी लेसन में जानेंगे, आगे के पार्ट में। बस उससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि साम्यवाद एक नई आर्थिक व्यवस्था थी, कैसे? बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। इजी तो है ही और बहुत खास है। कैसे? देखिए एक बार में आपको याद आ जाएगा। हुआ क्या कि साम्यवाद के पहले ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से। साम्यवाद के पहले क्या होता क्या था ना कि जितना भी जमीन था उसका मालिक कौन था? भूमिपति या जमींदार लोग हुआ करता था। जितने भी जमीन था उसका मालिक कौन था? भूमिपति या जमींदार लोग, ठीक है। उसके बाद जितना भी वहां पर संसाधन था उसका उपयोग कौन करता था? पूंजीपति लोग, है ना। संसाधन जितना भी उसका उपयोग कौन करता था? पूंजीपति लोग। उन लोग का संपत्ति बहुत ज्यादा था। व्यक्तिगत संपत्ति क्या था? पर्सनल प्रॉपर्टी क्या था? बहुत ज्यादा था। मुनाफा लोग कमाता था, श्रमिकों को कोई मुनाफा नहीं मिलता था, ठीक है। किसानों को कोई यहाँ पर लाभ नहीं मिलता था,
आया समझे ना, किसानों के पास कोई जमीन नहीं हुआ करता था, इन लोगों के पास कोई अधिकार भी नहीं हुआ करता था। लेकिन जैसे ही साम्यवाद आया, जैसे ही रूस की क्रांति के बाद कौन सा व्यवस्था आया, साम्यवाद। साम्यवाद जैसे ही आया तो भूमिपतियों से जमींदारों से जमीन छीन लिया गया, और छीन के उसको क्या किया गया, किसानों में बांट दिया गया। तो न्याय व्यवस्था हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना न्याय व्यवस्था। अब जमीन का मालिक कौन हो गया, ऐसे रियल में जमीन का मालिक हो गया कौन, सरकार। जमीन का मालिक किसको बनाया गया, सरकार को। लेकिन टेम्पोररी जमीन का मालिक किसको बना दिया गया, किसानों को। अब किसान जमीन का मालिक हो गया, जो मन में आए वो जमीन पर क्या कर सकता था, उगा सकता था, उसकी खेती कर सकता था। पहले ये था नहीं था, पहले आया समझे ना। तो न्याय व्यवस्था हुआ ना नहीं। जितना भी उद्योग धंधा था उसका मुनाफा पहले कौन लेता था, पूंजीपति। अब उद्योग धंधा को क्या कर दिया गया, राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। राष्ट्रीयकरण करने का मतलब क्या कि उसका जितना मुनाफा है किसके पास जाएगा, सरकार के पास। अब सरकार के पास जाएगा मतलब देश के पास जाएगा, यानी उसका मुनाफा पूरे समाज को मिलेगा। उसका जो मुनाफा होगा वो क्या होगा, पूरे समाज को मिलेगा। आया समझ में। तो नया व्यवस्था था कि नहीं, नया व्यवस्था था ना। समाज में पहले किसका प्रभाव ज्यादा था, तो पूंजीपतियों का, कुलीन वर्ग का। समाज में पहले पूंजीपतियों का, कुलीन वर्ग का ज्यादा प्रभाव था। अब प्रभाव इनका क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। अब समाज में सब क्या हो गया, बराबर हो गया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि साम्यवाद एक नई आर्थिक व्यवस्था था। ऐसे नहीं लोगे आप लोग, नहीं लिखोगे तो लिखना क्या है कि साम्यवाद एक नई आर्थिक व्यवस्था था। ये बिल्कुल सही है, सत्य है ना। तो रूस की क्रांति के बाद क्या हुआ, रूस में साम्यवादी व्यवस्था लाया गया, है ना। वहां पर क्रांति के पहले क्या होता था कि जमीन का मालिक कौन होता था, भूमिपति होते थे और जमींदार लोग होते थे, है ना। जमीन का मालिक भूमिपति और जमींदार होते थे। उद्योग का मालिक उद्योगपति होते थे, पूंजीपति होते थे, जो पूरा मुनाफा अपने पास रखते थे, है ना। उसमें श्रमिकों की स्थिति क्या थी, खराब थी। श्रमिकों को कोई अधिकार नहीं हुआ करता था, किसानों को कोई अधिकार नहीं हुआ करता था, ठीक ना। तो जैसे ही रूस की क्रांति के बाद साम्यवादी व्यवस्था आया तो भूमिपतियों से जमींदारों से जमीन छीन लिया गया, और जमीन का मालिक किसको बनाया गया, किसानों को। ऐसा वास्तविक मालिक कौन था जमीन का, सरकार था। वास्तविक मालिक कौन था, सरकार था। राज्य को वास्तविक मालिक बनाया गया। लेकिन टेम्पोररी अस्थायी रूप से जमीन का मालिक किसको बना दिया गया, किसानों को, है ना। किसान अपनी मर्जी से जो भी चाहे उसको उगा सकते थे। दूसरी बात, जितना भी उद्योग धंधा था उसको राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, मतलब उसका जो भी मुनाफा था वो सरकार के पास जाएगा। वो कहाँ जाएगा, सरकार के पास। जितना भी वहां पर व्यापार हो रहा है, जितना भी विदेशी व्यापार हो रहा है या कोई वस्तु का उत्पादन हो रहा है, वो सब मुनाफा किसके पास जाएगा, सरकार के पास। अब वो मुनाफा किसमें लगेगा, पूरे समाज के कल्याण में, पूरे देश के कल्याण में। इससे एक व्यक्ति का फायदा ना होकर पूरे समाज का, पूरे देश का फायदा हो रहा है ना। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो साम्यवाद है वो नई आर्थिक व्यवस्था था। ठीक हो गया। आया इसके बाद एक सर्वहारा वर्ग क्या है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं, सर्वहारा वर्ग क्या है। ठीक है, तो सर्वहारा वर्ग समाज का वह लाचार वर्ग है। सर्वहारा वर्ग, सर्वहारा सबसे हारा हुआ, मतलब सबसे हारा हुआ, सबसे निचला वर्ग। सर्वहारा वर्ग समाज का वह वर्ग था जिसमें गरीब किसान, मजदूर या और भी जो गरीब लोग थे वो शामिल थे। मतलब समाज के जो गरीब लोग थे, किसान लोग थे, मजदूर लोग थे, ये सब मिलकर कौन सा वर्ग कहलाते थे, सर्वहारा वर्ग। ये रूस की क्रांति के पहले का कोई अधिकार नहीं था, इनकी स्थिति बहुत खराब थी। किनका स्थिति, सर्वहारा वर्ग की स्थिति, है ना। रूस की क्रांति के पहले सर्वहारा वर्ग की स्थिति बहुत ही खराब थी, इनका कोई अधिकार भी नहीं था, इनके पास कोई अधिकार भी नहीं था, और स्थिति खराब होते ही जा रहा था। लेकिन जैसे ही रूस की क्रांति हुआ तो सबसे ज्यादा ध्यान किस पर दिया गया, सर्वहारा वर्ग पे। सबसे ज्यादा ध्यान किस पर दिया गया, सर्वहारा वर्ग पे। रूस की क्रांति के बाद सबसे ज्यादा ध्यान, सबसे ज्यादा सुधार किसमें किया गया, सर्वहारा वर्ग में, है ना। इसलिए रूस की क्रांति को सर्वहारा वर्ग की क्रांति भी कहा जाता है। आया समझे ना, रूस की क्रांति को क्या बोला जाता है, सर्वहारा वर्ग की क्रांति। ये सब पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में कि रूस की क्रांति थी। ऑप्शन नंबर ए बुर्जुआ वर्ग की क्रांति, ऑप्शन नंबर बी सर्वहारा वर्ग की क्रांति, ऑप्शन नंबर सी उच्च वर्ग की क्रांति, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा होगा, सर्वहारा वर्ग की क्रांति। आया समझ में। तो सर्वहारा वर्ग समझा यार, सबसे लाचार वर्ग था, निचला वर्ग था, जिसमें गरीब किसान, मजदूर या गरीब लोग आते थे, है ना। इनके पास कोई अधिकार नहीं था, कोई सुविधा नहीं था, इनके पास कोई सुविधा मिला हुआ देखो, कोई फैसिलिटी नहीं, कोई सुविधा नहीं, कोई अधिकार नहीं था। लेकिन रूस की क्रांति वाले को बहुत सारी सुविधाएं दी गई, बहुत सारा सुधार किया गया इनकी स्थिति में, है ना। सबसे ज्यादा इसी की स्थिति में सुधार किया गया, सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा, इसी वर्ग को। ठीक है, तो चलिए आज का इतना ही टॉपिक था। यूरोपियन समाजवादी समझ में आ गया होगा, साम्यवादी कैसे नहीं आर्थिक व्यवस्था थी वो भी समझ आ गया होगा, और सर्वहारा वर्ग भी आपको समझ में आ गया होगा। हम आपसे उम्मीद यही करते हैं कि आप ऐसे स्क्रीनशॉट लेकर क्या कर लोगे, कॉपी में लिख लोगे। अब पार्ट नंबर 3 में हम आपको बताएंगे कार्ल मार्क्स। क्या बताएंगे, कार्ल मार्क्स के क्या क्या सिद्धांत थे वो बताएंगे, उनका जीवनी बताएंगे, और उसके बाद और भी एक दो क्वेश्चन जो छोटा छोटा क्वेश्चन हो वो भी बताएंगे। लेकिन मेन टॉपिक अगला का क्या रहेगा, कार्ल मार्क्स। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कार्ल मार्क्स के साथ।